ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये है हिंदी सेवा और मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा। हाजिर हूं लेकर आपके लिए देश दुनिया के ताजा समाचार। सबसे पहले खबर बुनियादी क्षेत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं देश को समर्पित की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ने छपरा और सिवान में पेयजल की 4 परियोजनाएं, जल मल शोधन के 2 संयंत्र और नमामि गंगा के तहत नदी तट सौंदर्यीकरण की योजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर समारोह में मौजूद थे। आज लोकसभा में अनिवार्य वस्तु संशोधन विधेयक, बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित विधेयक पेश किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की मौजूदा हालत की जानकारी भी सदन को दी। आज देश भर में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को सन 1860 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, जो देश के प्रमुख इंजीनियर रहे। आज दूरदर्शन दिवस भी है। सन 1959 में 15 सितंबर के ही दिन देश में टेलीविजन प्रसारण का शुभारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां अधिवेशन इंटरनेट के माध्यम से शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि आज जब दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही है, तो ऐसे में कुछ देश आतंकियों को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य भी बन गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के एशिया प्रशांत गुट की 2 दिवसीय बैठक इंटरनेट के माध्यम से आरंभ हो चुकी है। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को धन संबंधी मदद की जांच भी की जा रही है। पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा को बताया है कि वंदे भारत अभियान के तहत मई 2020 से लेकर अब तक 16 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की सबसे कम दर और ठीक होने वालों की दूसरी सबसे अच्छी दर भारत में है। अभी तक देश में 38,59,399 लोग इस महामारी से उबरे हैं। पिछले 24 घंटे में 79,292 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण मुक्ति की दर देश में 78.28% है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 की 10,72,845 लोगों पर जांच की गई। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। हाल ही में एक ताजा अध्ययन से शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन के अंशों का पता चला है। अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुरों से जबरदस्ती बनवाए गए सामान आयात न करने का निश्चय किया है। अमेरिका का आरोप यह है कि चीन ने उइगुरों के मानवाधिकारों का हनन किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ दोस्तों, लेकिन सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। जुड़े रहिए हमसे, लेकर आते रहेंगे हम आपके लिए इसी तरह जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों का खजाना। नमस्कार। आज के समय में लद्दाख किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और संस्कृति के अनोखेपन के कारण ये पूरा क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्धि पा रहा है। यहाँ के बर्फ से ढके विशाल पर्वत, भव्य मठों का आकर्षण, शुष्क होने पर भी शीतल स्वच्छ वायु हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लद्दाख के लोगों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों पर ध्यान दिया जाए तो हम देखेंगे कि ऊनी वस्त्र यहाँ बहुत ही पुराने समय से प्रचलित रहे हैं और आज भी सर्दियों में लोग ऊनी वस्त्र का ही इस्तेमाल अधिकतर करते हैं।
मवेशी पालन पूरे लद्दाख में शुरू से ही प्रचलित रहा है और ऊन भी लद्दाखियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी से बचने का ऊन एक उत्तम उपाय भी रहा है। लद्दाखियों का सबसे आम पहनावा एक लंबा लबादा नुमा वस्त्र होता है जिसे गोंचा कहते हैं। गोंचा को एक सुव्यवस्थित रूप मिलता है उसके साथ पहने जाने वाले कमरबंद से। लद्दाख के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर कोने में ये वस्त्र आमतौर पर लोग पहनते हैं। सर्दियों में ऊनी और गर्मियों में हल्के कपड़ों से बने गोंचा महिला और पुरुष पहने दिखाई देते हैं। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला गोंचा पुरुषों के गोंचा से कुछ भिन्न रहता है। जहां पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला गोंचा बगैर चुन्नट वाला होता है, तो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला गोंचा चुन्नटदार होता है। महिलाएं गोंचा के भीतर पतले कपड़े के सलवार, कमीज और उसी रंग का कमरबंद भी बांधती हैं। गोंचा के ऊपर कई महिलाएं ऊनी कोट भी पहनती हैं। भारत के अन्य भागों की परिपाटी पर कई महिलाएं अब शॉल ओढ़ना भी पसंद करती हैं, जो आज एक आम फैशन हो चला है। इस चलन को शॉलों की बिक्री करने वाली अनेक दुकानों से प्रोत्साहन मिलता चला आ रहा है। गोंचा का रंग सामान्य पहनावे के लिए सादा ही चुना जाता है, लेकिन शादी ब्याह आदि के अवसर पर भड़कीले रंग वाले रेशमी कपड़े के बने गोंचा भी पहने जाते हैं। उत्सव पर्वों के मौके पर भी रंगीन गोंचा अधिक दिखाई देते हैं। लद्दाखी टोपी भी खास तरह की होती है। ये पुराने समय के पश्चिमी जेंटलमैन के हैट की तरह ऊंची होती है, लेकिन हैट की तरह ये चारों ओर से घिरी नहीं होती। लद्दाखी टोपी के सिरे मुंह के माथे वाले भाग को नहीं ढकते और इसके दोनों सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। संकरा और ऊंचा होने के कारण न तो ये कानों को ढककर उन्हें सर्दी से बचाने के काम आता है और न ही धूप या बर्फ से ही इससे कोई सुरक्षा मिलती है। ये टोपी, जिसे गोंडा या कंटोप कहा जाता है, केवल उत्सव पर्वों पर पहनने के लिए है और बस सजावट की वस्तु की तरह इसका मूल्य कहा जा सकता है। लेकिन लद्दाखी वेशभूषा को ये पूरा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारंपरिक नृत्य करते समय, खासकर पुराने समय में, सर पर टोपी का होना अत्यावश्यक माना जाता था। खाली सर नृत्य करना आज भी कई जगहों पर अशोभनीय माना जाता है। लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में टोपी के कई अन्य आकार भी पाए जाते हैं। जांस्कार के लोगों द्वारा पहने जाने वाली टोपी विशेष रंग और आकार की होती है। यहाँ छोटे बच्चों को पहनाई जाने वाली ऊनी टोपी विशेष ढंग से बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके सिरे ऊपर को मुड़े हुए होते हैं, फिर भी कानों को पूरी तरह ढककर ये सर्दी के दौरान भरपूर मददगार साबित होती है। लद्दाख के पश्चिम में बसे दह और गरखोन आदि क्षेत्रों के आर्य प्रजाति के लोगों की टोपी तो विशेष रूप से सुंदर होती है। इस टोपी के सिरे भी मुड़े हुए होते हैं। अपनी टोपियों में यहाँ के निवासी अपने क्षेत्र में खिलने वाले खास तरह के सुंदर फूल जड़ते हैं। सूख जाने पर भी इन फूलों का चटकीला रंग बना रहता है और ये टोपियां देखने वालों का मन मोह लेती हैं। शुष्क एवं ठंडी जलवायु के चलते लद्दाख में मवेशी के खाल के बने वस्त्र भी पुराने समय से प्रचलित रहे हैं। लद्दाख के कई इलाकों में महिलाएं आज भी अपनी पीठ पर भेड़ की खाल का बना चोगा जैसा वस्त्र पहनती हैं, जिसे लोकपा कहते हैं। कमर और पीठ को ठंड से बचाने के अलावा ये सामाजिक प्रथा का एक अभिन्न अंग भी रहा है। पुराने समय में महिलाओं का खाली पीठ समाज में निकलना अशोभनीय माना जाता था। खासकर नृत्य करते समय पीठ पर लोकपा पहनना लगभग अनिवार्य ही माना जाता था। उत्सव पर्वों पर आज भी महिलाएं कई जगहों पर लोकपा पहनती हैं। इसका रूपांतर बोक या लोगोर है, जिस पर रेशम आदि का काम होने से ये अधिक सुंदर दिखते हैं। विवाह उत्सवों में भी ये वस्त्र बहुत देखने को मिलते हैं। आधुनिक समय में लद्दाखी महिलाओं की रुचि इस विशेष वस्त्र की ओर और भी बढ़ी हुई नजर आती है। लद्दाखी वेशभूषा का एक और विशेष अवयव है जूता। पारंपरिक लद्दाखी जूता ऊपर से ऊनी कपड़े से बना होता है और उसके तले चमड़े से पटे हुए होते हैं। जूते का अगला सिरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होता है। लद्दाख की जलवायु के अनुरूप ये काफी गर्म और आरामदेह होते हैं।
पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग खाली समय में परिवारों के सदस्यों के लिए अपने हाथों से ये जूते बनाते थे, जिन्हें पाबू कहते हैं। जूते बनाने का काम केवल पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। लद्दाखी वेशभूषा को परिपूर्ण करता यह अवयव अब अपनी प्रसिद्धि कुछ खोता चला जा रहा है। बाजार में सस्ते और बेहतर जूतों के आगमन के साथ ही पारंपरिक जूतों को पूछने वाले इक्का दुक्का ही रह गए। आजकल ये जूते केवल उत्सव पर्वों पर ही नजर आते हैं और शायद आगे चलकर केवल संग्रहालयों में ही दिखाई देंगे। लद्दाखी संस्कृति की ये धरोहर धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, फिर भी लगातार बहते रहने वाली किसी नदी के समान परिवर्तनपूर्ण और प्रवाहमान संस्कृति की गति को भला कौन रोक पाया है। आभूषणों की बात करें तो हम देखते हैं कि लद्दाख में पुराने समय से ही अनेक एक से एक सुंदर आभूषणों के पहनने का चलन रहा है। आर्थिक तौर पर पुराने समय में लद्दाख बहुत समृद्ध प्रदेश नहीं रहा, इसलिए धनी वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग में सोने और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का चलन भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां कम रहा। फिर भी अल्प मूल्यवान मूंगा और फिरोजा जैसे रत्नों का चलन काफी तेज रहा है। साथ ही चांदी के छोटे बड़े आभूषण भी यहां प्रसिद्ध रहे। लद्दाखी वस्त्र एवं आभूषणों में सर्पों, सूर्य एवं चंद्र की पूजा विषयक प्राचीन विश्वासों का प्रभाव नजर आता है। इसका एक बड़ा उदाहरण स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पेरक नामक सिर का आभूषण है, जिसकी बनावट सांप के फन की तरह होती है। यह आभूषण लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अलंकारों में शीर्ष पर है। फिरोजा रत्नों से जड़ा यह भारी भरकम आभूषण माथे से शुरू होकर पूरे सर को ढकता हुआ पीठ तक लटकता है। इसके दोनों तरफ कानों के पास ऊनी पल्ले पहने जाते हैं, जो इस सुंदर आभूषण को पूर्ण करते हैं। पेरक बौद्ध विवाह उत्सव का अभिन्न अंग होता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों में कुंडल विशेष स्थान रखता है। पुराने समय में पुरुष लंबे बाल रखने के साथ साथ बड़े बड़े कुंडल भी पहनते थे। पारंपरिक उत्सवों में आज भी नृत्य करते हुए कुछ पुरुष कुंडल पहनते हैं। पुरुषों द्वारा छाती पर पहना जाने वाला चांदी का बड़ा ताबीज नुमा आभूषण भी आकर्षक बनावट का होता है। महिलाओं द्वारा गले में पुराने समय से ही मोती, मूंगा, फिरोजा और सोने या चांदी के लॉकेट जड़े हार पहनने का रिवाज रहा है। इसकी बनावट आज भी कमोबेश पुरानी रीति पर आधारित है। इसमें समय के साथ यहाँ वहाँ कुछ संशोधन भी हो रहे हैं। पारंपरिक उत्सवों पर पहने जाने वाले आभूषणों में कान के बड़े बड़े कुंडलों के अलावा बाएं कंधे से आगे छाती पर लटकता महिलाओं का एक आभूषण सोंडुस कहलाता है। चांदी के महीन काम से निर्मित यह आभूषण बहुत ही सुंदर दिखता है। इसी तरह का लेकिन आकार में इससे लंबा चांदी का दूसरा आभूषण भी है, जिसे दोचा कहा जाता है। यह आभूषण कमर से लटकता है और चलती हुई महिला की चाल को एक मधुर ध्वनि से और भी सुंदर बना देता है। चूड़ियों का चलन लद्दाख में शुरू से ही नहीं रहा। यहाँ की ठंडी जलवायु के कारण कलाइयों तक ढकने वाले वस्त्र पहनने की जरूरत इसका कारण हो सकता है। फिर भी शंख के कड़े, जिन्हें तुंगलक कहा जाता है, यहाँ के आभूषणों में शीर्ष पर हैं। शंख के बने ये सफेद और चौड़े कड़े आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पारंपरिक उत्सवों में, खासकर विवाह उत्सव के दौरान, सबका स्वागत दुल्हन अपने दोनों हाथों के शंख के कड़े आपस में टकरा कर करती है। लद्दाख का पूर्वी हिस्सा चांगथंग कहलाता है। यह क्षेत्र लद्दाख के अन्य भागों की तुलना में ऊंचाई पर होने के कारण अधिक शुष्क है, अधिक ठंडा है। चांगथंग निवासियों का प्रमुख व्यवसाय मवेशी पालन रहा है। भौगोलिक परिवेश के अनुरूप चांगथंग के दूरस्थ इलाकों में लोग भेड़ की खाल के बने कोट पहनते हैं। यहाँ का एक वर्ग चलवासी जीवन व्यतीत करता है और अपने मवेशियों को साथ लेकर उत्तम स्थान की तलाश में पलायन करता रहता है। तिब्बती सीमा के पास पड़ने के कारण इस क्षेत्र की वेशभूषा और भाषा पर तिब्बती प्रभाव स्पष्ट है। संसार भर में प्रसिद्ध बहुमूल्य पश्मीना ऊन के उत्पादन का ये क्षेत्र एक अहम स्रोत है। चांगथंग से काफी मात्रा में पश्मीना कश्मीर आदि क्षेत्रों के लिए निर्यात होता है।
यहाँ के लोगों की आमदनी और खुशहाली में पश्मीना उत्पाद ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। लद्दाख की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है और दूसरा बड़ा हिस्सा बौद्ध है। वेशभूषा के विषय पर चर्चा करते हुए यहाँ के मुस्लिम वर्ग की बात करें तो हम देखते हैं कि मोटे तौर पर लद्दाख के बौद्धों और मुस्लिमों के पहनावे में कोई अधिक अंतर नहीं है। वस्त्र पहनने ओढ़ने के ढंग में हल्का सा अंतर यहाँ वहां नजर आ जाता है। विवाहोत्सव पर पहने जाने वाले आभूषण एवं वस्त्रों में थोड़ा अंतर अवश्य है। महिलाओं द्वारा दुपट्टा ओढ़ने का तरीका या कुछ भागों में टोपी के आकार में भी भिन्नता है। हम बता चुके हैं कि लद्दाखी रहन सहन और वेशभूषा पर यहाँ की जलवायु और भूगोल का विशेष प्रभाव साफ दिखाई देता है, जैसा कि स्वाभाविक है। यहाँ के लोकगीत एवं नृत्य में भी ये प्रभाव दिखता है। लद्दाखी नृत्य धीमा किंतु भव्य होता है और लोकगीत भी बड़े ही मधुर होते हैं। लद्दाख की इस भव्यता और विशेष सुंदरता को निहारने ही पर्यटक हजारों की तादाद में हर साल यहाँ आते हैं। यह अलग बात है कि लद्दाख की ये पारंपरिक धरोहर अब धीरे धीरे लोगों के जीवन से पीछे छूटती जा रही है। पश्चिमी रहन सहन और वेशभूषा के प्रति बढ़ता आकर्षण इसका एक अहम कारण है। ध्यान देने की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से लेह में अनेक डिजाइनर बुटीक खुल रहे हैं जो लद्दाख के पारंपरिक वस्त्र को अपनी नई सोच से मिलाकर इन वस्त्रों को पुनः प्रसिद्ध करने की मुहिम में लगे हैं। समाज का एक वर्ग इस प्रयोग से काफी प्रभावित नजर आता है और धीरे धीरे सही ये चलन लद्दाखी युवाओं को अपने पारंपरिक वस्त्र और आभूषणों की ओर पुनः खींच रहा है। आखिर परंपरा और आधुनिकता के सही मेल से ही तो एक उन्नत समाज का निर्माण होता है। राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों। बंदी मागध सूतगण
विरुद्ध बदही मति धीर, करहि निछावरी लोग सब, आय गए धन मनि चीर। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनय कहि भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससी चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयु सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। सखिन मत सिय सोहति कैसे, छवि गन मत महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि लाई। कर सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलद सनारा, ससी सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बरि सहि सुमन।
उपजे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गना उर अरु व्योम बाजने बाजे हर भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जहाँ तहाँ विप्र वेद मुनि करही वंदे वीरतावली उच्चरहि मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरेसिय भंज उचापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरि वृत बिसारी सोहत सिय राम कै जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी सखी कहि प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परस अधिभीता ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है दोहा अंतर अफगान वार्ता। आलेख डॉक्टर स्मृति एस पटनायक का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। 12 सितंबर को अफगानिस्तान सरकार तथा तालिबान के बीच बहुप्रतीक्षित वार्ता की शुरुआत हुई। इससे पहले मार्च में इस शांति वार्ता के होने की बात थी, लेकिन अफगान सरकार के साथ वार्ता शुरू करने के लिए तालिबान द्वारा लगाई गई पूर्व की शर्तों में से एक कैदियों के आदान प्रदान पर बनी असहमति के कारण कथित वार्ता नहीं हो सकी थी। ये वार्ता तालिबान तथा अमेरिका के बीच के समझौते का हिस्सा थी। ध्यातव्य है कि अमेरिका तथा तालिबान अमेरिकी सैनिकों की प्रस्थान रणनीति को योग्य बनाने की एक गुप्त वार्ता में व्यस्त थे। अफगानिस्तान की जेलों में बंद 5000 कैदियों को तालिबान रिहा करवाना चाहता था, जबकि हिंसा में कमी लाने की शर्त पर अशरफ गनी सरकार ने वार्ता करने की बात कही। अमेरिका के दबाव में काबुल जल्द से जल्द वार्ता शुरू करने पर बल दे रहा था। प्रचंड हिंसा तथा एक मजबूत स्थिति से वार्ता शुरू करने की जुगत में अपने नियंत्रण में अधिक से अधिक क्षेत्रों को लेने की तालिबान की कोशिशों के बावजूद अफगान सरकार वार्ता शुरू करने को बाध्य हुई थी। पूर्ववर्ती इस्लामिक अमीरात के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शेख अब्दुल हाकिम तालिबान शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्बास स्थानिक जई तथा अनस हक्कानी तालिबान पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस वार्ता में अफगान सरकार का नेतृत्व मासूम स्थानिक जई कर रहे हैं। काबुल पक्ष से इस वार्ता में भागीदारी करने वाले अन्य सदस्यों में हनीफ अटमर तथा राष्ट्रपति के पूर्व प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए अफगानिस्तान की उच्च परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला शामिल हैं। फरवरी महीने में अमेरिका तालिबान समझौते के हिस्से के रूप में औपचारिक अंतर अफगान वार्ता की पहल के बाद दोनों पक्षों के बीच होने वाली ये पहली बैठक है। 2019 में अंतर अफगान वार्ता शुरू करने के लिए तालिबान तथा अफगान सरकार के प्रतिनिधि रूस के मॉस्को में मिले थे, लेकिन तालिबान ने इस वार्ता को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो केवल अमेरिका से बातचीत करने की इच्छा रखता था। तालिबान ने सदा ही हिंसा थोपने की अपनी योग्यता का लाभ उठाया है तथा एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में खुद को स्वीकृति नहीं मिलने की स्थिति का फायदा उठाया है, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के प्रयासों तथा कई देशों द्वारा
विशेषकर पाकिस्तान के बार बार कहने के कारण अंततः बातचीत हो रही है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को संरक्षण दिया है। अफगान सरकार की मुख्य कोशिश महिलाओं का सशक्तिकरण करने तथा शिक्षा से संबंधित प्रगतिशील कानूनों को बचाने की लगती है। यहाँ तक कि इस वार्ता में एक इस्लामिक अमीरात की वापसी का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। अफगानिस्तान सरकार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष विराम की बातचीत करने को भी इच्छुक है। तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक संविधान स्थापित करना चाहता है। दोहा में वार्ता से पहले मुल्लाह बरादर के नेतृत्व में तालिबान शिष्टमंडल ने पाकिस्तानी नेताओं के साथ अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा की तथा इस्लामाबाद का दौरा किया। इस बैठक में आईएसआई प्रमुख ने भी भागीदारी की थी। ये इस प्रभाव को दिखाता है कि इस्लामाबाद ने तालिबान पर दबाव बनाना जारी रखा है। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। इस बात को कहने की आवश्यकता है कि तालिबान शासन के दौरान अफगान की जमीन से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत पीड़ित रहा है, जबकि भारत वार्ता के सफल होने तथा उस देश में स्थायी शांति के लिए सत्ता साझेदारी पर एक समझौता होने की कामना करता है। भारत अफगानिस्तान में कई विकासीय परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान पर भारत की स्थिति को लेकर कहा। वार्ता के प्रारंभिक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया में विश्वास करता है जो अफगान के नेतृत्व का, अफगान के स्वामित्व का तथा अफगान के नियंत्रण वाला हो। ये शांति प्रक्रिया अफगानिस्तान में एक गणतांत्रिक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना में हुई प्रगति को संरक्षित करे तथा अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करे। इसके जरिए अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा समाज के संवेदनशील वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए तथा देश भर में हिंसा तथा इसके पड़ोस के मुद्दे को प्रभावशाली रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। इस वार्ता पर बहुत कुछ निर्भर है। डॉक्टर जयशंकर ने दोहा प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता के रूप में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान देने की बात पर बल दिया। अफगानिस्तान में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। भारत एक ऐसे अफगानिस्तान को देखना पसंद करेगा जहां शांति हो। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अफगानिस्तान की तरह भारत का भी बहुत कुछ दांव पर है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।